नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस सीरीज का पार्ट 9। ठीक है, और ये सीरीज कौन सा है? आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया साइंस के जितने भी क्वेश्चन है उन सबको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से 7 रंगों में विभाजित होता है तो निम्न में से कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, यानी कि लिस्ट सबसे कम डिस्पर्स जो होता है वो कौन सा कलर होता है। ठीक है, या माफ कीजिएगा, हाँ, सबसे कम जो डाइवर्ट होता है, डेविएट होता है, वो कौन सा कलर होता है ये आपको बताना है। तो सबसे कम जो डेविएट होता है वो कौन सा कलर है? तो वो हो जाएगा रेड। और यहाँ पे आप लोग को रेड नहीं दे रखा है। ठीक है, रेड के बाद होता है ऑरेंज, ऑरेंज के बाद हो जाएगा येलो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा येलो। ठीक है, आप लोग याद कैसे रखिएगा? तो विबग्योर, आपको पता है विबग्योर से याद रखना है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो होता है वॉयलेट का, उससे कम जो होता है तो विबग्योर लिख दीजिए, VIBGYO और R, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो सबसे कम विचलित होता है रेड का, उससे कम होगा, उससे थोड़ा सा कम मतलब ज़्यादा होगा ऑरेंज का, फिर उससे ज़्यादा। तो ये सबसे कम से ज़्यादा की ओर इधर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा वॉयलेट का, सबसे कम हो जाएगा रेड का। और आपको पूछा क्या गया है कि सबसे कम किसका होगा? तो रेड दे नहीं रखा है, ऑरेंज भी नहीं दे रखा, दे रखा येलो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? येलो। ठीक है, तो इस तरह से डाउन में आ रहा है तो आपका आंसर हो जाता है येलो। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे कम डाइवर्ट कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा डाइवर्ट कौन सा होता है, वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है, वेवलेंथ किसका ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको सारे जितना भी इस तरह से पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी। तो आप देख लो यहाँ पे, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि सबसे कम विचलित यानी कि लिस्ट डेविएशन जो होता है उसका किसका होता है? रेड का होता है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेविएशन किसका होता है? वॉयलेट का होता है। ठीक है, अब इस तरह से सीरीज विबग्योर करके आप लोग देख लीजिएगा, सबसे कम से सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद वेवलेंथ की अगर बात करें तो सबसे कम वेवलेंथ होगा किसका? जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, यानी कि वॉयलेट का। ठीक है, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होगा, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है किसका? रेड का। वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा रेड का। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में कि जो जितने भी प्रकाश, चाहे वो विजिबल लाइट हो, चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे अल्ट्रावॉयलेट हो, ठीक है, सबका जो है ना ये पूछा जाता है तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ पूछा जाता है, रेंज पूछा जाता है कि वेवलेंथ कितना से कहाँ तक आता है इसका। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट जो होता है वो हम लोग आँख जो देख सकता है वो कितना से कितना तक के रेंज में। देखिए, ये 380 या फिर 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 से 780 नैनोमीटर तक का जो वेवलेंथ है उसके बीच में हम लोग जो प्रकाश आएगा उसको देख सकते हैं। और इसी के बीच में विबग्योर आता है। ठीक है, विजिबल के जो है इसी के बीच में ये विबग्योर आ जाता है। ठीक है, नैनोमीटर में आता है सब। अब देख लो विबग्योर में कौन कौन सा कलर आता है? बैंगनी आता है, इंडिगो आता है, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब इस तरह से देख लो विबग्योर, तो सबसे नीचे में रहता है वॉयलेट। अब वॉयलेट का जो देखने का जो हम लोग आँख का जो है वो इतना से इतना नैनोमीटर होता है इसका वेवलेंथ। और ये इसमें जब इतना से इतना नैनोमीटर का 380 नैनोमीटर से लेकर 450 नैनोमीटर तक का जब वेवलेंथ हमारे आँख में आएगा तो वो हमको कौन सा कलर दिखाई देगा? बैंगनी कलर दिखाई देगा। इसी तरह से 450 से 475 के बीच में जब जो आएगा वो हमको इंडिगो दिखाई देगा। फिर इसी तरह से 475 से 495 नीला, फिर इसी तरह से 495 से 570 नैनोमीटर हरा, इस तरह से 470 से 590 पीला दिखाई देगा, और 590 से 620 कितना दिखाई देगा? नारंगी, और 620 से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच जो रहेगा उसको क्या हम लोग देखते हैं? उस कलर को रेड यानी कि लाल कलर हम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, तो वेवलेंथ देख लीजिए, इस तरह से इसका पूछा जाता है और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप लोग को याद रखना है तो आप लोग ये तीन को तो एकदम रख लीजिए, एक बैंगनी का, एक हरा का और एक लाल का। ये तीनों बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पराबैंगनिक किरण यानी कि वॉयलेट। तो जो कि ये जो पराबैंगनिक किरण है इसका वेवलेंथ जो होता है वो 10 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इस रेंज में आता है और ये हम लोग आँख में नहीं देख पाता है। हम लोग आँख में देखने का आप लोग देख चुके हैं कितना से कहाँ तक होता है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये होता है 380 से लेकर के 750। यहाँ पे दिया गया है विजिबल लाइट का पूरा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 380 से लेकर के 400 मतलब कई बुक में क्या होता है ना कि इस तरह से दिया जाता है 380 से लेकर के 750 और 400 से लेकर के 780 तो नैनोमीटर के बीच में होता है। तो आप लोग को इसी रेंज में आप लोग को याद रखना। ठीक है, ये रेंज याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में कई बार ये थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो विजिबल लाइट का यही रेंज होता है। और इससे कम यानी कि 400 यानी 380 से 400 के कम में जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं पराबैंगनिक किरण। यानी कि यहाँ पे देख लो 10 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वॉयलेट रे। ठीक है, और जो हम लोग विजिबल लाइट यानी कि 780 से जो ज़्यादा आ जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड। जैसे कि पराबैंगनिक किरण हो गया, अल्ट्रावॉयलेट तरंगदैर्घ्य लगभग इतना से इतना नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, अच्छा वही वाला 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, अवरक्त प्रकाश, देखिए अवरक्त प्रकाश जो होता है यानी कि इंफ्रारेड तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 750 से 880 नैनोमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक होता है। यानी कि 780 से ज़्यादा जो हो जाएगा, विजिबल लाइट से जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रावॉयलेट रे। और जो विजिबल लाइट से जो कम में रहेगा, रेंज में रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पराबैंगनिक किरण। ठीक है, तो 1 यहाँ पे मिलीमीटर है, नैनोमीटर नहीं, देख लीजिएगा 780 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट है जीवों की मूल इकाई
क्या ये तो इजी क्वेश्चन पूछा था। मूल इकाई जीवों का क्या होता है? टिश्यू होता है। और देखो टिश्यू कहाँ पे है? कोशिका। अब माफ कीजिएगा, टिश्यू बोले कोशिका, सेल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सेल, अगर सेल नहीं रहेगा दिया हुआ तो टिश्यू आप लोग करना है, तो सेल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरता है तो वह क्या अनुभव करता है? तो देखिए, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरता है, यानी कि यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है, फ्री फॉल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरता है तो वहाँ पे क्या अनुभव करता है? वो अनुभव करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, यानी कि जी का अनुभव करता है। और जी यानी कि एन एक्सेलरेशन, ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? यही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट, देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित होता है? देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे लिख दिया है कि कौन सा पदार्थ विस्थापित होता है। तो आप लोग देखो कि जब लोहा आयरन को कॉपर सल्फेट CuSO4 पे जब विस्थापित करेगा तो ये आयरन का जो रिएक्टिविटी है ये कॉपर से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? आयरन यानी कि आयरन सल्फेट बना लेगा, ठीक है, और इस कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो विस्थापित क्या होगा? यहाँ पे कॉपर हो जाएगा। कहाँ गया कॉपर? कॉपर यहाँ पे, ठीक है। तांबा को, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यही वाला रिएक्शन लिया, जब सल्फेट को कॉपर सल्फेट के साथ, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये क्या करेगा? कॉपर हटा देगा आयरन को और आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है, तो कॉपर विस्थापित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान वेग यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में किसी वस्तु का पथ कैसा होता है? देखिए यूनिफॉर्म मोशन जब होगा तो किसी वस्तु का पथ कैसा होगा? तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन होगा, माफ कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि सीधी रेखा में जाएगा। अच्छा इसमें क्या होता है कि गति तो एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, उसके साथ साथ जो है उसका दिशा भी सेम रहेगा, ठीक है, यानी कि जब दिशा सेम रहेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस, देखना अवतल दर्पण है, ठीक है, अब उसको बोला गया है कि इसका जो फोकस है और पोल यानी कि ध्रुव P के बीच में रखा जाता है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे रखा जाएगा, तो वस्तु कैसा बनेगा ये आपको बताना है और सबका दे रखा। तो जब भी हम बताए थे कि जब भी अवतल दर्पण में वस्तु को मुख्य फोकस और पोल के बीच में जब रखा जाता है तो ये वस्तु कहाँ बनता है? ये दर्पण के पीछे बनता है। जब पीछे बनेगा तो किसको बोलते हैं? उसको काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि काल्पनिक बनेगा, वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। आप खोजो इसको कहाँ है, यानी कि वर्चुअल बनेगा तो उल्टा, वर्चू कभी उल्टा नहीं बनता, तो डी नंबर तो गलत हो गया, ठीक है। आभासी बनेगा यानी कि वर्चुअल बनेगा, और सीधा बनेगा बिल्कुल सही, और बड़ा भी बनेगा, यानी कि सी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, आभासी हमेशा सीधा होता है और रियल हमेशा उल्टा होता है, याद रखना। तो इसका सी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है? 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? एकदम इजी क्वेश्चन पूछा था। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर? 1 किलोवाट में किलो का मतलब ही होता है 1000, यानी कि 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर कहाँ गया? 1000 वाट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2 बार 1000 लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, 1000 वाट के बराबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडल में फॉर्म का सही उदाहरण कौन सा है? तो देखिए कोलाइडल में फॉर्म का सही उदाहरण कौन सा? कोलाइडल होता क्या, पहले आप ये बताइए, कोलाइडल क्या होता है, ठीक है। तो एरोजोल क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, ये हम जो है ना, एक मेरा टॉपिक है स्टेट एंड मैटर एंड स्टेट्स, ठीक है, करके हम बनाए 3 पार्ट में इसको बनाए और इसको बहुत ही अच्छे से समझा के बनाए, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, इस समय आपको दिक्कत कभी नहीं होगा। तो कोलाइडल क्या होता है ना कि जब एक ठोस में एयर का जब इमर्ज होता है, यानी कि उसमें भर जाता है क्या? एयर। जब कोई ठोस में एयर यानी कि वायु इसमें भर जाता है, कहीं कहीं पे देखिएगा भर जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फॉर्म, ठीक है, इसको फॉर्म बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है धूम दे रखा है, जेली दे रखा है और फॉग दे रखा है, यानी कि मिस्ट, जेली, फॉग दे रखा है, और एक दे रखा है प्यूमिक। आप लोग देखे होंगे प्यूमिक, कभी जो है ना स्टोन, आप लोग को पता होगा कि प्यूमिक स्टोन ये क्या होता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से जो लावा निकलता है, इस तरह से लावा निकलता है। अब ये लावा जब निकलता है तो उसमें जो गैस होता है ना, वो गैस इस तरह बुलबुला टाइप का रह जाता है। अब जब ये जमता है तो ये एक छिछला टाइप का ऐसे गैस का बुलबुला आपको देखेगा इस पत्थर में, इसी को प्यूमिक स्टोन बोला जाता है, ठीक है। और यही प्यूमिक स्टोन, यानी कि इसमें क्या है? ठोस में क्या भर गया? गैस भर गया, इसी को बोला जाता है फॉर्म, ठीक है। तो इसका, और ये क्या होगा? प्यूमिक स्टोन। अच्छा धुंध क्या है और यहाँ पे फॉग क्या है? ये 2 चीज़ देखिए, धुंध यानी कि मिस्ट और फॉग क्या है? ये एरोसोल का प्रकार है, ना कि एक कोलाइडल का प्रकार है, ठीक है। इसको कोलाइडल का प्रकार हम लोग नहीं बोलेंगे, एक एरोसोल है, ठीक है। और एरोसोल में क्या होता है? जब एयर में जब लिक्विड इमर्ज्ड हो जाता है, यानी कि भर जाता है उसमें लिक्विड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलेंगे एरोसोल। और एरोसोल का एग्जांपल क्या है? धुंध है, मिस्ट है और फॉग है, ठीक है। और जेली तो आप लोग को पता होगा कि जब कोई ठोस में लिक्विड इमर्ज्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है जेली। तो अभी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जब कोई सॉलिड में गैस भर जाता है,
ठीक है, भरा हुआ रहता है कहीं कहीं पे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडल। और कोलाइडल में उसमें फॉर्म, कोलाइडल में कौन सा प्रकार, फॉर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्यूबिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देख लीजिए, इससे यही सबके बारे में लिखवाया गया है कि मिस्ट और कोहरा जो है, अभी बताएं, ये दोनों एरोसोल का प्रकार है, उदाहरण है। और यह तरल की बूंदे गैस वायु में परिक्षेपित यानी कि डिस्पर्स हो जाता है, यानी कि भर जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, मिस्ट या फिर फॉग, ठीक है। इसको एरोसोल का प्रकार है, ठीक है। जेली क्या है, तो जेली जो होता है ना, जेल जो होता है उदाहरण है क्या, तरल ठोस में क्या होता है, तरल एक ठोस माध्यम में परिक्षेपित यानी कि डिस्पर्स हो जाता है। जब कोई लिक्विड एक ठोस में डिस्पर्स हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जेली। और जब कोई एयर में जब कोई लिक्विड डिस्पर्स हो जाता है तो उसको बोला जाता है क्या, एरोसोल। और जब कोई सॉलिड में एयर डिस्पर्स हो जाता है तो उसको बोला जाता है कौन, क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फॉग, ठीक है, जो ऊपर में था। चलिए ये सब समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं। पादप शरीर में शीर्ष विभाजोत्तक उत्तर यानी कि एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा जड़ और तना के एपिकल यानी कि टिप में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, टिप में। तो जड़ के सिरे और तना के सिरे में पाया जाता है ये मेरिस्टिक एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि तनु यानी कि डाइल्यूटेड HCl को डाइल्यूटेड अम्ल कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, देखिए कॉपर ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है ये आपको बताना था, ठीक है। जब डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनाएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड कई बार रिपीट किया गया, VBI क्वेश्चन, इसको रख लीजिएगा, याद रख लेना। कॉपर क्लोराइड 2 बनाता है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड 2 बनाता है। देख लो इसका रिएक्शन, ठीक है। जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो CuCl2 बनाता है और वाटर निकलता है, ठीक है, यानी कि कॉपर क्लोराइड बना देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरे यार क्या हो जा रहा है, कॉपर क्लोराइड 2 बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आवेश, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया था, जब आवेश को विभवांतर K के बीच ले जाने से किया गया कार्य क्या, यानी कि वर्क डन पूछ दिया। वर्क आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में वर्क डन बराबर क्या होता है, तो वर्क डन बराबर होता है चार्ज इंटू वोल्टेज होता है, ठीक है। ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। यहाँ पे वोल्टेज को यानी कि विभवांतर वोल्टेज ड्रॉप को क्या कर दिया है, K मान लिया है, तो वोल्टेज को हम यहाँ पे K मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर Q इंटू K हो जाएगा। Q इंटू K कहाँ पे दे रखा है, तो Q इंटू K दे रखा है यहाँ पे, बस यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ किस प्रणाली के द्वारा बाहर होता है, तो आप लोग को पता है कि उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकलता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, तो सबसे मेन तो होता है किडनी, उसके बाद हम लोग को स्किन जो त्वचा है वो भी होता है, ठीक है, जो मलमूत्र करते हैं वो भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे शरीर से मतलब जो भी गंदगी निकलता है जहाँ से, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा इसका सही जवाब। जैसे हम लोग श्वसन लेते हैं तो सांस से भी ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सही कथन चुनिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। टेस्टोस्टेरोन किशोरावस्था में लड़कों के शरीर में दिखाई देने वाला बदलाव होता है, बिल्कुल। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब निकलता है लड़कों में किशोरावस्था में तो दाढ़ी मूछें निकलता है, जननांगों में बाल निकल आता है, आवाज़ मोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला। दूसरा में क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, में लड़कों के शरीर में प्रोजेस्टेरोन नहीं होता, लड़कियों के शरीर में ये जो होता है एक फीमेल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों फीमेल हार्मोन है, ठीक है, फीमेल हार्मोन है ना कि मेल हार्मोन है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ओनली वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, जब गतिशील रहेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त कार्बन द्वारा बनाया गया सबसे सरल यौगिक, सबसे सिंपल कंपाउंड कौन सा है आपको बचाना। मिथाइल तो होगा नहीं, मिथेन हो जाएगा इसका आंसर। इथाइल भी नहीं होगा, प्रोपेन भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे स्टार्टिंग में होता है मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मिथेन, सिंपलेस्ट। ये एक कार्बन होगा और 4 हाइड्रोजन होगा, ये होता है मिथेन का, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुष्प के मादा जननांग। अब देखिए इसको सबसे पहले तो मादा जननांग आपको बनाना होगा। निचला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, बीच वाला भाग क्या कहलाता है, और ऊपरी चिपचिपा भाग स्टिग्मा कहलाता है। बिल्कुल, ये ऊपरी स्टिग्मा कहलाता है। देखो पुष्प का जो मादा भाग होता है इस तरह से, देखिए कई पुष्प में इस तरह से रहता है और कई पुष्प में ये वाला जो होता है, ये वाला पोर्शन सिर्फ इस तरह से ब्रांचेज होता है, ठीक है, इस तरह से, और फिर इस तरह से होता है, जो भी दे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है स्टिग्मा, इसको जो बोला जाता है स्टाइल, और इसको बोला जाता है ओवरी,
ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज़ होगा। तो ऊपर वाला जो सबसे चिपचिपा भाग होता है यहाँ पे परागकण फंस जाता है, ठीक है, चिपचिपा वाला पर। तो ये जो बोला गया स्टिग्मा, ये तो सही है, बिल्कुल स्टिग्मा बोला जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि जो निचला फूला हुआ हिस्सा, जो निचला यानी कि ये वाला जो फूला हुआ हिस्सा है, ये दोनों, ये क्या कहलाता है? ये ओवरी कहलाता है। यानी सबसे पहले तो आपका आ जाएगा ओवरी, और जो लंबा वाला भाग है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्टाइल कहलाता है। तो सबसे पहले भराएगा ओवरी, उसके बाद जो है उसके बाद आ जाएगा स्टाइल। ओवरी स्टाइल जहाँ भी उसको करेक्ट करो, ओवरी और स्टाइल यहाँ पे, ठीक है, अंडाशय और वर्तिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, ठीक है, बी नंबर का। कार्बन यौगिक की प्रकृति के बारे में गलत कथन को चुने। तो कार्बन यौगिक का जो नेचर होता है, प्रकृति जो है, उसके बारे में गलत कथन को चुनना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया, ठीक है। देखिए क्या है, कार्बन में अपने ही अणुओं से जुड़ने की अद्वितीय क्षमता होती है, ठीक है, बिल्कुल है। इसे कैटिनेशन कहलाता है, बिल्कुल ये कैटिनेशन ही कहलाता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन से एक लंबा चेन बना लेता है, और इसी नेचर को इसको बोला जाता है कैटिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो पहला वाला तो सही है, और आपको गलत यहाँ पे इनकरेक्ट को चुनना है। तो ये तो होगा नहीं आपका आंसर। जिन कार्बन यौगिकों में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वे संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, असंतृप्त अनसेचुरेटेड यौगिक कहलाते हैं, बिल्कुल ये सही है। जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अनसेचुरेटेड होता है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सेचुरेटेड होता है, ये भी सही है। यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये दोनों सही है। कार्बन के यौगिक केवल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, गलत। ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है या फिर अभिक्रिया करता है, जो भी है, तो केवल ऑक्सीजन के साथ नहीं, वो सबके साथ, यानी कि फंक्शनल ग्रुप भी होता है, कार्बन कार्बन के बीच में होता है, किसी के भी साथ करता है, ठीक है। तो इसका यही वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन कार्बन यौगिकों में केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं वो संतृप्त होता है, बिल्कुल अभी बताएं, सिंगल बॉन्ड संतृप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक लंबे धारा वहन करने वाले सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? आपको ऑप्शन में दे रखा था नॉन यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक सोलेनॉइड होता है, यानी कि एक देखिए क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है, एक इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रॉड टाइप का। अब इसी पे तार ऐसे करके लपेट दो आप, ठीक है, सोलेनॉइड बन जाता है। अब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है चारों ओर, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है सोलेनॉइड। और जब कहता है तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सेम होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन पहचानिए, यानी कि सेलेक्ट करना है गलत कथन को। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे अकार्बनिक स्रोतों से भोजन बनाते, बिल्कुल, जैसे कि हो गया हरे पौधे हो गए, प्लांट जो है, और कुछ बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ही अपना भोजन बना लेता है। अन्य जीव जटिल भोजन को तरल रूप में तोड़कर उपयोग करता है, हाँ बिल्कुल, अन्य जीव जो होता है वो जटिल भोजन को तरल रूप में तोड़ता है। जैसे कि जो मांसाहार होता है वो जटिल भोजन, मांस क्या है, जटिल भोजन, उसको खाता है, उसको फिर सरल रूप में तोड़ता है, ये भी सही है। और यहाँ पे आपसे पूछा क्या, करेक्ट आंसर पूछा गया था क्या, गलत कथन को पूछा गया है, ये दोनों तो सही है। परपोषी जीवों में पौधे शामिल होते हैं, परपोषी जीवों में पौधे शामिल नहीं होते, पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3 नंबर का, केवल 3 नंबर का हो जाएगा, यानी कि ये वाला, ठीक है, सी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, आप लोग को पता होगा कितना होता है, 40, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। गाइस, तो यार क्या लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।